सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर इसको बोल रहे हैं रोटेशनल मोशन। यहाँ पे आप लोगों की बुक में ये चीज दिया होगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें जान लें कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो अभी मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों को रोटेशनल मोशन ये समझा रहा हूं कि जब भी कोई बॉडी किसी एक एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमती है और वह अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के कहीं भी मूव नहीं करती है, इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है? इस टाइप का मोशन हमारा रोटेशनल मोशन कहलाता है। रोटेशनल मोशन के बहुत कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे हमारा एक फैन है, फैन चल रहा है, फैन उसकी एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट गोल 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 रोटेट कर रहा है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। उसमें मोशन तो हो रहा है बट फैन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी जगह पे एक एक्सिस के अराउंड गोल 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 रोटेट कर रहा है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा? इस टाइप का मोशन रोटेशनल मोशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल होगा रोटेशनल मोशन का, जैसे आपका ग्लोब। आपने ग्लोब को देखा होगा, ग्लोब के बीच में एक सेंट्रल एक्सिस रहती है, एक अपने पास एक स्टील की शाफ्ट होती है और उस स्टील की शाफ्ट के अराउंड वो ग्लोब क्या होता है, गोल 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 घूमता है। एक स्फेरिकल बॉडी सा होता है जिसमें क्या होता है, वो अपने एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमता है। अगर मैं ग्लोब को ध्यान से देखूं तो उसमें एक मोशन तो हो रहा है बट वो अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के कहीं भी मूव नहीं करता है। इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है? इस टाइप का मोशन कहलाता है रोटेशनल मोशन। ठीक, तो फिजिक्स में या मैकेनिक्स में हम बहुत जगह देखेंगे कि कई जगह हमको रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है। बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती है, सिर्फ अपनी जगह पे गोल 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 किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। जैसे कई कार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके बीच में जो उनका जो टायर मूव कर रहा होता है तो वो अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, गोल 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 रोटेट कर रहा होता है। तो कैसा होता है? ये रोटेशनल मोशन होता है। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन की स्टडी करेंगे। तो चलिए रोटेशनल मोशन की स्टडी किस तरीके से करते हैं उस पर थोड़ा बात करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, मतलब यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे और यहाँ पे एक टॉपिक आएगा जिसको बोलूंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्यों आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक नया शब्द आएगा, एक नया टर्म आएगा, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसी सेंटर ऑफ मास को क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स एंड एन पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां बनेगा, या एन पार्टिकल होंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन की एनालिसिस से कि अगर मुझे रोटेशनल मोशन को एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल समझना है, तो मैं किस तरीके से समझूंगा। चलिए तो मैं बोर्ड पे चलता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे लेट अस सपोज दैट मैंने एक ग्लोब ले लिया। ग्लोब लिया तो क्या इसकी एक्सिस होगी और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट एक स्फेरिकल सी बॉडी है जो कि गोल 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 रोटेट कर रही होगी। देखिए तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा हुआ है? अभी तक अपन ने पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है। जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझ लिया तो फिर हमने मोशन इन अ प्लेन पढ़ा जिसको मैंने 2D मोशन बोला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? मोशन इन अ 3D स्पेस या मोशन इन स्पेस या मोशन इन 3 डायमेंशन पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने देखा है कि एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है, वो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट था। उसके बाद एक मोशन आ रहा है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं रोटेशनल मोशन। अगर मैं रोटेशनल मोशन को ध्यान से देखूं तो क्या देखूंगा कि ये जो ग्लोब है ये अपनी एक एक्सिस के अराउंड गोल 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 मूवमेंट कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या होगा, पूरा का पूरा ग्लोब गोल 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 घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, कैसा, मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ये जो मेरा ग्लोब है, इस ग्लोब को मैं ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखेर देता हूं। मैंने क्या इमेजिन किया कि ये जो एक बॉडी है मेरे पास, एक ग्लोब है, ये सिंगुलर बॉडी ना होके बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के छोटा 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 हिस्सों से बना हुआ है। कैसा, चलो इसको ऐसे इमेजिन कर लो। इसको हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास स्फेरिकल ग्लोब है, ठीक, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं इसमें इमेजिन करूं कि ये ग्लोब जब मेरा गोल गोल घूम रहा है, मतलब इस तरीके से जा रहा है और ऐसा मोशन कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसके बीच में दो पार्टिकल इमेजिन करूं, एक पार्टिकल मेरा ये हो जाएगा और एक पार्टिकल मेरा ये हो जाएगा। मैंने इसको ढेर सारे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया है और बहुत सारे पार्टिकल्स में से मैं सिर्फ दो पार्टिकल को समझ रहा हूं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूं, ठीक। तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा घूम के जा रहा है और पीछे से घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है।
और जब मैं इस पार्टिकल को देखूंगा तो ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है और ऐसे घूमने के बाद क्या हो रहा है, ये वापस अपनी जगह पे आ जा रहा है। ठीक, अगर मैं इसके मोशन को देखूं तो इसके पास एक रेडियस होगा, अगर इस वाले को देखूं तो इसके पास भी एक रेडियस होगा। हाँ, बाहर वाला जो पार्टिकल है जो दूर की तरफ है, ग्लोब में दूर की तरफ है, तो वो ज्यादा रेडियस से गोल गोल घूम रहा है, और अंदर वाला पार्टिकल जो होगा ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चले जाऊंगा तो वो क्या होगा, छोटे छोटे रेडियस से गोल गोल घूम रहा है। ठीक, तो यहां पे मैं ये समझ सकता हूं कि ये जो पार्टिकल, ये जो बॉडी की है पूरी जो रोटेशनल मोशन कर रही है, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन हो रहा है। मतलब रोटेशनल मोशन कुछ नहीं है बल्कि ढेर सारे पार्टिकल्स का एक साथ सर्कुलर मोशन है। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन की स्टडी करना हमको आता है या सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करना आता है तो हम रोटेशनल मोशन को इजीली समझ सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, इस ग्लोब की अगर मैं आउटर बॉडी को समझूं तो इस आउटर बॉडी पे मैं ढेर सारे पार्टिकल्स को इमेजिन कर लेता हूं, ढेर सारे पार्टिकल्स को इमेजिन कर लेता हूं, और हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, हर एक पार्टिकल अलग अलग रेडियस के साथ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये अलग अलग रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है और सारे सर्कुलर मोशन मिलके क्या बना रहे हैं, रोटेशनल मोशन बना रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर में एक टॉपिक आया है जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, किसी भी रोटेशनल बॉडी को मैं n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इमेजिन कर लेता हूं और हर पार्टिकल का इंडिविजुअल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टडी कर लूंगा या उसको समझ लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे इसका रोटेशनल मोशन पता चल जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया हुआ, हमने एक अजम्पशन किया हुआ है कि बड़ी सी बॉडी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तोड़ दिया, n नंबर पार्टिकल्स में बिखेर दिया, तो उसमें अंतर क्या आ गया, फर्क क्या आ गया, उसको हम समझें। तो जो चेंज आया उस चेंज को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है, ये क्या चीज है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास को आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी है उस बॉडी के मैं मास को इमेजिन करता हूं कि मैं किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया हूं। जैसे लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, और मैं क्या करूंगा, मैथमेटिकली इसके मास को जब भी मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मास को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इमेजिन करना पड़ेगा। ये मास पूरी बॉडी में बिखरा हुआ है बट मैं इमेजिन करता हूं थ्योरेटिकली, उसको मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए ये इमेजिन करता हूं कि मैंने उसको किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उस पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ मास बोलूंगा। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, लेट अस सपोज दैट मैं सेंटर ऑफ मास की तरफ एक फोर्स इधर लगा रहा हूं और सेंटर ऑफ मास की तरफ एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं, तब क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर मान लो बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी मेरी मूव नहीं करेगी। बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैंने एक फोर्स ऊपर लगा दिया और एक फोर्स नीचे लगा दिया, तब क्या देखूंगा, तब ये फोर्स है तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रोटेशनल मोशन आ जाएगा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टॉर्क के बारे में हम जानते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम पूरी बॉडी के मास को इमेजिन करते हैं कि वहां पे वो कंसंट्रेटेड हो गया है। लेट अस इमेजिन अ पॉइंट इन विच द होल बॉडी ऑफ अ मास इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक, तो अभी ये सेंटर ऑफ मास में अंतर क्या आ गया, फर्क क्या आ गया, उसको हमें समझना होगा। तो वैसे तो सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक बॉडी है, लेकिन जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं तब इसमें अंतर आ गया। कैसा, अभी इसको मैंने एक बॉडी की तरह कंसीडर किया हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक, अगर मैंने इसको बीच में ना इमेजिन करके, अगर मैंने इसको बीच में ना इमेजिन करके मान लो अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, कैसा, लेट अस सपोज एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ऐसे करके मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर इसको ब्रेक कर दिया हुआ है तो अभी ये पूरी बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, लेकिन अब क्या हो रहा है, हर बॉडी का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास बनना स्टार्ट हो जाएगा। हर बॉडी का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का पढ़ना या सेंटर ऑफ मास का समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
ठीक, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है, और मैंने इसको अगर जितने पार्टिकल्स में ब्रेक करूंगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक करते जाऊंगा, हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाएगा। वो बात अलग है कि इन सारे सेंटर ऑफ मास को मैं इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ मास लूंगा तो वापस मेरे को सेंटर वही मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा हूं तो सारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और एक टॉपिक लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, और उसके बाद समझेंगे एन पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स है मेरे पास तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। चलो सेंटर ऑफ मास को थोड़ा और इमेजिन करना है तो समझ सकते हो, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट को अपनी उंगली पे टिकाने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि इस बॉडी के सेंटर पे जाके आप उंगली लगाओगे और बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, बॉडी ना गिरे। ऐसा क्यों करोगे, क्यों देखोगे कि वहां पे जाके वो बॉडी बैलेंस हो जाती है। जब आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं करोगे, बिल्कुल सेंटर में करोगे। तो जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है मेरे पास, जैसे कि एक सर्कल बॉडी या स्फेरिकल बॉडी हुई, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। इसी तरीके से मैंने बोला कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है या फिर क्यूबॉइडल बॉडी है, तो भी इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में होगा, जहां इसके डायगोनल्स एक्ट करेंगे। अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा हूं या इक्विलेटरल प्रिज्म बोल रहा हूं, उस कंडीशन पे भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास जहां इसके सारे सेंट्रॉइड्स आके मिल जाएंगे। ठीक, और अगर मैंने बोला कोई अनइवन सी बॉडी होगी, अनइवन मतलब कहीं मास एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, जैसे लेट अस सपोज दैट एक मैं कोई अनइवन सी बॉडी इमेजिन कर लेता हूं और यहां पे देखता हूं कि इस तरफ इसका मास थोड़ा ज्यादा है, इस तरफ इसका मास थोड़ा कम है, इधर मास थोड़ा ज्यादा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तब मैं क्या देखूंगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ना होके भारी वाले हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बीच में एक स्टिक ले लिया आपने और आपने दो बड़ी बड़ी बॉल ले ली, एक बड़ी सी बॉल यहां पे ले ली, एक छोटी सी बॉल इधर ले ली। अब अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको बड़ी बॉल की तरफ हाथ शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां जाके ये बैलेंस हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भारी की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स एंड एन पार्टिकल्स। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, चलिए मैं इमेजिन करता हूं मेरे पास एक्सिस लेता हूं, ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये मेरी x एक्सिस हो गई। इसको बोल दिया मैंने x एक्सिस और इसको बोल दिया मैंने y एक्सिस। ठीक, लेट अस सपोज दैट कि मैं क्या कर रहा हूं, एक ही लाइन पे दो पॉइंट को इमेजिन कर रहा हूं। एक पॉइंट मेरा ये हो गया और एक पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक, चलो मैंने यहाँ पे एक मास रख दिया, वो मास क्या हो जाएगा मेरा, वो मास मैंने इमेजिन कर लिया m1, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा मास रखा हुआ है, इस मास को क्या इमेजिन कर लिया, इसको मैंने इमेजिन कर लिया m2। ठीक, इसके मैं वो बता देता हूं, डिस्टेंस बता देता हूं। तो मैंने एक सेंटर, एक एक्सिस इमेजिन कर ली है, इस एक्सिस से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूं, उस डिस्टेंस को मैं x1 बोल देता हूं। ठीक, इसी तरीके से यहां पे जो इसकी ये डिस्टेंस बनेगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा, ये मैंने x1 बोल दिया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा मेरे पास x2। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों मास को मैंने किसी भी सिस्टम से जोड़ के रखा है, तो अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मुझे कहां हाथ लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है मुझे इसके बीच में कहीं हाथ लगाना पड़ेगा, तभी सिस्टम मेरा बैलेंस हो जाएगा। मतलब अभी इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ इंडिविजुअल इस बॉडी का यहां पे है और इस इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल समझने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। चलिए इस डिस्टेंस को मैं किससे दिखा देता हूं, इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल x से दिखा देता हूं। इस डिस्टेंस को मैंने किससे दिखा दिया, इस डिस्टेंस को मैंने कैपिटल x से दिखा दिया। चलो तो अब कैपिटल x को हम पता करते हैं, कैपिटल x हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे पास, m1 x1, m1 मल्टीप्लाई बाय x1, इसी तरीके से m2 मल्टीप्लाई बाय x2, ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, m2 मल्टीप्लाई बाय x2। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो नीचे क्या करेंगे हम, नीचे हम दोनों मासेस का सम कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास m1 प्लस ऑफ
ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये अगर इसका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करोगे तो क्लास 11th या 12th की मैथ्स में जाके आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से आता है। अभी फिजिक्स में हमको खाली एक्सप्रेशन से मतलब है। एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरे पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मेरे पास दो पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास कहां बनेगा, जिसका सेंटर ऑफ मास x बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा m1x1 प्लस ऑफ m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलो मैं मान लेता हूं इसी तरीके से दो सिस्टम ना होते, अगर बहुत सारे सिस्टम होते 3 4 5 6 7 8 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि एक ही एक्स एक्सिस एक ही लाइन पे हैं, उस कंडीशन पे मेरा सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, मान लो सेंटर ऑफ मास को मैं x से दिखाता हूं तो मेरा इस तरीके से बनेगा, वो बन जाएगा मेरे पास m1x1। फिर दूसरा पार्टिकल लूंगा m2, उसका डिस्टेंस लूंगा x2। फिर तीसरा पार्टिकल लेंगे हम m3, उसका डिस्टेंस लेंगे हम x3। फिर चौथा पार्टिकल लेंगे हम m4, उसका डिस्टेंस लेंगे x4। करते 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 हम कब तक ऐड करते जाएंगे, इसको ऐड करते जाएंगे mn इंटू का xn, और होल डिवाइड कर देंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे इससे, सारे मासेस के सम से। सारा मास क्या हो जाएगा मेरा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और इसको जोड़ते जोड़ते मैं कहां पहुंच जाऊंगा, इसको जोड़ते जोड़ते मैं mn तक पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसका फॉर्मूले को हम चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम समेशन यूज कर सकते हैं। कैसा, ये बन जाएगा मेरे पास, हमने यहाँ पे समेशन का साइन यूज कर दिया, और यहाँ पे ऊपर क्या देख रहे हैं mx mx mx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको डिनोट कर देता हूँ m और x, और नीचे क्या दिख रहा है मेरे को, नीचे तो मेरे को सारे मासेस का सम दिख रहा है, तो सारे मासेस के सम के लिए क्या करूंगा, सिंपली m से लिखा दूंगा। ठीक, चलिए अब यहाँ क्या देख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, मतलब क्या एक एक करके बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं i दिखा देता हूँ, i बढ़ता है, यहाँ पे भी i, और यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, i दिखा देता हूँ, और यहाँ i को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि i जो है मेरा, i मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से और खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म हो रहा है मेरा n पे। तो मैथमेटिकली समेशन की फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। इसको समझे किस तरीके से, देखिए अगर मैं i की जगह पहले 1 रखूंगा तो क्या आएगा, m1x1 डिवाइडेड बाय m1। ठीक, प्लस में क्या जाएगा मेरा, प्लस में जाएगा, ऊपर में क्या है, अब i की जगह 2 आ जाएगा तो m2x2, नीचे क्या आ जाएगा, m1 के साथ में प्लस ऑफ m2 हो जाएगा, और ये सीरीज कब तक चलती जाएगी, mnxn डिवाइडेड बाय mn तक चलती चली जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या फॉर्म हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सिस्टम, सॉरी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स एंड n पार्टिकल्स। चलिए इसी चीज को अगर मैं कैसा इमेजिन करूं, मैं ऐसा इमेजिन करूं कि ये जो मैंने पॉइंट कर बनाया है ये एक लाइन पे ना होकर अब अलग अलग है, एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे है। उस कंडीशन पे हम किस तरीके से पता करेंगे, तब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। कैसा, इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं सिर्फ आप लोग के समझने के लिए। बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, सीबीएसई में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले याद रखना है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनाना, शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखते जाइए। इधर m1 है, इधर हम एक पॉइंट इमेजिन करते हैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, m2 बोल देता हूं। अब क्या है, अब ये प्लेन में रखा हुआ सीधी लाइन में नहीं है, दो पार्टिकल है तो सीधी लाइन में जोड़ सकता हूं, दो से ज्यादा अगर 3 4 भी हो जाएंगे तब ये सीधी लाइन में नहीं जोड़ पाएंगे, तो मैं प्लेन में कंसीडर कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, इसका कुछ x1 कोऑर्डिनेट होगा और यहां से यहां तक क्या होगा, इसका कुछ y1 कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरीके से ये x2 कोऑर्डिनेट है और इधर पे क्या हो जाएगा मेरे पास y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको जब भी सेंटर ऑफ मास निकालना होगा जो कि इसके बीच में कहीं आएगा, तब क्या होगा, इसके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक मेरा x डिस्टेंस पे बनेगा और एक मेरा y डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, कैपिटल X और क्या बन जाएगा, कैपिटल Y बन जाएगा। तो अभी कैपिटल X हमने निकालना सीख लिया था, कैपिटल X निकालना क्या फॉर्मूला होगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 m2। अब मुझे अगर कैपिटल Y निकालना है, कैपिटल Y मतलब सेंटर ऑफ मास, जिसमें Y ऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, वो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसा हमारा x का फॉर्मूला है सेम वैसा ही y का फॉर्मूला बन जाएगा और ये तैयार हो जाएगा। कैसा, इसको मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद देखिएगा। चलिए ये मेरा x का फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से y का फॉर्मूला क्या बनेगा, y का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास m1 y1 प्लस ऑफ m2 y2, और फिर क्या बन जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2।
तो ये मेरा y का फॉर्मूला बन गया 2 पार्टिकल्स के लिए। अगर n पार्टिकल्स के लिए होगा तो कैसा बन जाएगा, n पार्टिकल्स के लिए सेम वही फॉर्मूला उठा सकता हूं, समेशन m, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास m। इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, m मेरा शुरू हो रहा है i से, जो कि i मेरा चल रहा है 1 से और खत्म कहां होता है n पे। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से मेरे दोनों ऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बनकर निकल जाएगा, x ऑर्डिनेट के लिए भी साथ साथ y ऑर्डिनेट के लिए। ठीक, इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में जाना है। आने वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड आगे की कुछ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उसको सॉल्व करो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।